पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस लेवल पर है? हम भेड़ चाल चल रहे हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा बिजनेस ही ये बना हुआ है। फ़र्क क्या है, मेन डिफरेंस क्या है फेडरल बोर्ड के अंदर और बाकी प्रोविंशियल बोर्ड्स के अंदर? या कि यूनिवर्सिटी में अपने जाना है तो जी फेडरल बोर्ड से पढ़ा है आपने या पिंडी बोर्ड और दूसरे बोर्ड से, मतलब इस तरह से एक सिचुएशन हो गई है। क्राइटेरिया चेंज हो गया। क्राइटेरिया चेंज हो गया। वो किताबें खोल के कराची बोर्ड से पढ़ा हुआ है, किताबें खोल के वो पेपर देते मार्क्स आ गए, उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, जिन्हें केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन भी नहीं आएगी। पाकिस्तान में प्रोविंशियल बोर्ड्स भी हैं, फेडरल बोर्ड भी है, तो इनका होना एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर करता है? करप्शन को हवा देते हैं। तो प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या असर है, वो कैसे इस चीज़ को जो है ना एजुकेशन सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल ने एजुकेशन को सेव कर लिया है। अब सरकारी जो टीचर था वो डेडिकेशन खत्म हो गई। टीचर्स यानी एक्सीडेंटल टीचर आ रहे हैं कि नहीं हुआ तो चलो टीचिंग तो कर ही लेंगे, 2000 बच्चे बैठ के पढ़ा लेंगे। कि हमारे यहाँ हम बहुत आगे जा चुके हैं, हमारा जिस क्लास में लेक्चर हो रहा होता है वहाँ नहीं सुना जा रहा होता, तो वहाँ तो क्योंकि टीचर जाने के लिए तैयार ही नहीं है गाँवों में। कोविड के अंदर जो है ना हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया गया। ये हमारे मुल्क में बात करें आप तो ऑनलाइन तो दूर की बात है, हम ऑफलाइन भी अभी मैनेज नहीं कर पाए। अच्छा, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमें बाकी कंट्रीज से क्या सबक सीखने को मिलता है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा प्रायोरिटीज़। हमारी प्रायोरिटी में एजुकेशन है ही नहीं, और आज यूरोप कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। सिंगल करिकुलम इस मुल्क में नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान के लिए एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? हमारे स्कूल के क्या तरीक़ेकार होता है जी, टेस्ट होगा। अभी स्कूल में वो आया ही नहीं है। टेस्ट किस चीज़ का, आपने तो उसे पढ़ाया ही नहीं है, टेस्ट किस चीज़ का ले रहे हैं आप? एजुकेशन तो हर एक के लिए ओपन होनी चाहिए। ये हम क्यों बाउंड्रीज लगा रहे हैं? ख़वातीन को तो 5th तक पढ़ा के बस कोशिश की जाती है कि बस वहीं रोक दें, इस्लामी तालीम ले लें। भाई वो तो रिजल्ट है, रीज़न तो देखें उसकी, वो फेल क्यों हुआ है? टाइम तो पेरेंट्स ने नहीं दिया। टीचर का, पेरेंट्स का काम है गुस्से को कंट्रोल करें। ये सोल्यूशन नहीं है, ये तो कैथारसिस निकालने वाली बात है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको वाइबकास्टर लाउंज में। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज हमने बात की है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो हर स्टूडेंट, हर टीचर और हर पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं बहुत ही सीनियर टीचर और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर अली इमरान साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के डिफरेंट बोर्ड्स के बारे में कि वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है एंड SLO बेस्ड सिस्टम का पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से ओवरऑल सिचुएशन क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको कभी भी कोई वैल्यू प्रोवाइड की है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल पॉडकास्ट आपके लिए ला सकें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ये चैनल बड़ा होगा और हम आपके लिए उतने ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट ला सकेंगे। सो सिट बैक एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस लेवल पर है और बाकी कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले में आप इसको किस लेवल पर देखते हैं? वैसे देखा जाए तो 2 चीज़ें हैं किसी भी बंदे की लाइफ में, एक मेडिकल के हवाले से सेहत हमारी, हेल्थ, और दूसरा एजुकेशन जो सर्विस ओरिएंटेड होने चाहिए। और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा बिजनेस ही ये बना हुआ है, और सबसे बड़ा फ्लॉज ये है कि स्टिल हमें डायरेक्शन ही नहीं पता। हम रिसर्च नहीं कर रहे अपनी, हम भेड़ चाल चल रहे हैं। अब मतलब जो भी कुछ फॉरेन कंट्री करती हैं वो हम जी हाँ अडॉप्ट कर दें कि हम बच्चा उस तरह से मैनेज कर लें, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। हमें अपने सर्कमस्टांसेस देखने होंगे। जिस तरह जॉन डेवी से पूछा था उन्होंने कि इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो जॉन डेवी ने अमेरिकन से ही पूछा था कि आपको किस किस्म के लोग चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमें स्कॉलर्स चाहिए जो रिसर्च ओरिएंटेड हो। तो उसने एक एजुकेशन सिस्टम दिया उन्हें, और उसके बाद 1859 से 1952 में उसकी डेथ हो गई, लेकिन अमेरिका को वो चीज़ दे गया वो कि आज देख लें इकॉनमी उनकी कहाँ जा रही है। हमारे यहाँ मसला वो ये है कि जैसे फेडरल बोर्ड ने SLO बेस का कॉन्सेप्ट निकाले, और हमारे डिफरेंट बोर्ड्स, एक तो बोर्ड एक होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि पंजाब बोर्ड का बच्चा है, उसको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेगा, वो कर लेगा, मार्क्स ले लेगा, जबकि फेडरल बोर्ड जो कि सबसे टफ बोर्ड कहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 25-30 साल से उस बोर्ड से लिंक कर रहा हूँ। 2006 में फर्स्ट टाइम मैं पेपर सेटर के हवाले से सिलेक्ट हुआ था फेडरल बोर्ड में। उस वक्त उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि बच्चे
चार किताबें पढ़ें और वो चेंज लाना चाह रहे थे उस वक्त। तो उस वक्त भी मैंने उनसे ये कहा था कि बच्चे 4 किताबें क्या पढ़ें, हमारा बच्चा तो एक किताब नहीं पढ़ता, वो तो नोट्स की तलाश में रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में रहता है, तो वो चीज़ तो फिर बेसिक्स नहीं बन सकेगी। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि बाकी बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड के अंदर फ़र्क क्या है, मेन डिफरेंस क्या है फेडरल बोर्ड के अंदर और बाकी प्रोविंशियल बोर्ड्स के अंदर? असल में एक दौर था जब हम स्टूडेंट थे ना, मतलब 80s और 90s के एंड तक की बात करें तो उसमें फेडरल बोर्ड और दूसरे बोर्ड में एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में आपने जाना है तो जी फेडरल बोर्ड से पढ़ा है आपने, या पिंडी बोर्ड और दूसरे बोर्ड से। अच्छा, प्रेफर किया जाता था फेडरल बोर्ड को, एक बहुत बड़ी लेवल पे रखा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो है ना वो एक मार्क्स की दौड़ चल पड़ी है, 80%, 90%, मतलब इस तरह से एक सिचुएशन हो गई है। क्राइटेरिया चेंज हो गया। पहले उसको प्रेफर करते थे बोर्ड को, और अब जो है वो मार्क्स का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब देखें ना, यूटी टेक्सला हो, दूसरे हो, वहाँ बलूचिस्तान से जिसने पढ़ा हुआ है वो किताबें खोल के, कराची बोर्ड से पढ़ा हुआ है, किताबें खोल के वो पेपर देते, मार्क्स आ गए, उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। जिन्हें केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन भी नहीं आएगी लेकिन वो यूटी टेक्सला में पढ़ रहे हैं। मैं मिला हूँ उन लोगों से और वहाँ के टीचर से भी डिस्कस किया, प्रोफेसर्स ने यही बताया कि हमारे लिए बड़ी परेशानी है इन बच्चों को आगे कैसे लेके जाए। तो वो जो सिस्टम चल गया ना, तो वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो गई। तो उस चीज़ को भी कवर करना पड़ेगा कि एक जैसा सिस्टम ही नहीं है। बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ के बच्चे को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। यूनिटी नहीं है। जो फेडरल बोर्ड से पढ़ा है उस बेचारे को तो रात मतलब दिन क्या हर वक्त पढ़ाई करके भी वो रिजल्ट नहीं है जो सिंध बोर्ड या दूसरे में वो आराम से मैनेज कर लेता है। अच्छा, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इतने ज़्यादा बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में, प्रोविंशियल बोर्ड्स भी हैं, फेडरल बोर्ड भी है, तो इनका होना एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर करता है? असल में सीधी सी बात मैं बताऊँ, वो करप्शन को हवा देते हैं। अब बहुत से बच्चे मैं पर्सनली जानता हूँ इन बोर्ड से जो डिग्रीज़ ले चुके हैं, घर बैठे हैं, वो बेसिक लिख ही नहीं सकते। मेरे पास फॉरेन कंट्री जाने के लिए, आइल्स के लिए, उसके लिए तैयारी करने आते हैं तो बेसिक इंग्लिश नहीं पता, लेकिन वो 90% मार्क्स हैं उनके। वो डिग्रीज परचेज़ की हुई हैं उन्होंने, 2-2 लाख जो है वो दे के। अच्छा, तो वो उन बोर्ड्स में इस तरीके से करप्शन है कि सोच नहीं सकते। फेडरल बोर्ड के इस हवाले से मैं कहूँगा कि तो बहुत ये आसान है डिग्रीज परचेज कर लेना? जी, ये जो छोटे छोटे बोर्ड्स हैं ना लोकल, उस हवाले से लेकिन पर्सनली मैंने जो देखा है कि फेडरल बोर्ड एक इस हवाले से करप्शन से पाक है कि इसमें मैं अभी तक मेरे 25-30 साल में कोई ऐसा केस नहीं आया जिसने फेडरल बोर्ड से कोई ऐसी डिग्री जनरेट की हो। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एक बोर्ड हो ताकि जो टैलेंटेड पर्सन है वो सामने आए। जो बच्चा दिन रात एक करता है, एफर्ट्स करता है और इन बोर्ड्स में वो मतलब मार्क्स नहीं ले पाता, तो वो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो उसमें सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा, हम थोड़ा सा आते हैं प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। तो प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या असर है, वो कैसे इस चीज़ को जो है ना एजुकेशन सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात करूँ ना, तो प्राइवेट स्कूल ने एजुकेशन को सेव कर लिया है। अभी मैं अगर एक्चुअल बात करूँ, क्योंकि जो हमारे दौर में गवर्नमेंट का था ना, ट्यूशन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यानी मैं खुद आज तक कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी मैंने, सिर्फ एक सर जुनेद थे जिनसे मैंने ग्रेजुएशन में ली थी हेल्प। तो अदरवाइज़ हमारे दौर में ट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब सरकारी जो टीचर था वो डेडिकेशन ख़त्म हो गई। हमारे जो टीचर थे वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने घर ले गए हैं विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि ज़ाहिर बात है सबके हालात एक जैसे थे। तो वो टीचर्स बड़े डेडिकेटेड थे। तो अब वो टीचर्स उस हवाले से नहीं रहे। जो मैं कहूँगा इसमें स्टूडेंट्स का मैं इतना नहीं कहता कि उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हमेशा ही पढ़ना नहीं चाहता। ये तो टीचर और पेरेंट्स होते हैं जो उसे पढ़ाई की तरफ लेके आते हैं। ये शुरू से है और हमेशा रहेगा ऐसा ही। मतलब हम चाहें कि स्टूडेंट्स खुद से पढ़ना शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं है, वो सारे काम कर सकता है पढ़ाई के अलावा। तो उसमें हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम टीचर्स ही जनरेट नहीं कर रहे। टीचर्स यानी एक्सीडेंटल टीचर आ रहे हैं। जैसे मैंने आज तक जॉब अप्लाई ही नहीं की, मैंने टीचर ही बनना था शुरू से, मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारा मसला वही होता है जो एक्सीडेंटल टीचर होते हैं ना, कि जॉब नहीं मिली, चलें जी, जैसे हमारे घरों में होता है कि ये बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर सका, इसे हाफिज बना दे। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो हमारा चल पड़ा है ना कि नहीं हुआ तो चलो टीचिंग तो कर ही लेंगे, 2-4 बच्चे बैठ के पढ़ा लेंगे। तो ये ख़तरनाक सिचुएशन बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पर आपने बात की कि जैसे मैंने जॉब अप्लाई नहीं की, तो आपने जॉब क्यों नहीं अप्लाई की? इसलिए कि मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरा पैशन था और स्टिल है। मैं खुद अभी 50 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ बाकायदा।
पंजाब यूनिवर्सिटी से 3 ग्रेजुएशंस भी कर चुका हूँ, मास्टर्स भी कर चुका हूँ। फिर भी मैंने 60 ईयर्स तक बाकायदा जो तालीम हासिल करनी, जो यूनिवर्सिटी बेस्ड है, जाके मैंने पेपर्स देने, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्योंकि ये मेरा पैशन है, मतलब एजुकेशन ही मेरा पैशन है कि पढ़ना, बुक्स पढ़ना, स्टूडेंट्स को आगे लेके जाना और इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना जिसमें बहुत फ्लॉज हैं, और उसमें मेन हमारा ही रोल है। मैं अपने आप को कहूँगा कि टीचर्स का रोल है, टीचर्स को रोल अदा करना पड़ेगा। इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो टीचर्स डेडिकेटेड होंगे ना, उसमें डेडिकेशन, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसमें पैसे को साइड पे रख दें आप। मैं जानता हूँ प्राइवेट सेक्टर में आपकी ख्वाहिशात को परचेज़ करते हैं वो, आपके प्रॉब्लम्स को परचेज़ करते हैं वो, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड होंगे ना, तो मेरा जो सबसे सक्सेस का पॉइंट है वो अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव है कि जो पैसा मेरे पास आना है ना, जो फाइनेंशियल मेरे प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह की ज़ात पूरी कर देगी। रिस्क का वादा तो उसी ने किया है, हम उसके पीछे पड़े हुए जो उसने वादा कर लिया है। तो अगर ये बिलीव रखेंगे, मुझे आज तक कोई मसला ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मौला ने उसे हल ना किया हो, तो ये बिलीव रखें तो खुद ब खुद ही चीज़ें हो जाएंगी। बस इसे सर्विस ओरिएंटेड रखें, बच्चों के साथ दिन रात एक करें, उनके अपने बच्चों की तरह समझें। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है आपका। तो हम वापस आते हैं अपने फेडरल बोर्ड की तरफ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करनी पड़ती हैं? अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी एकेडमीज़ भी और स्कूल्स भी वो एसओल बेस को समझ ही नहीं सके हैं। एसओल बेस बेसिकली जैसे फेडरल बोर्ड ने 4 किताबें रिकमेंड कर दी, तो अब देखिए बच्चा 4 किताबें तो नहीं ले सकता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर एक के हैं। एक किताब बड़ी मुश्किल से, पहले तो ये होता था कि बड़े भाई ने पढ़ लिया है, छोटा भाई भी उससे ही पढ़ लेगा। अब हर ईयर में कोर्स चेंज हो रहा है, तो अब वो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। ये भी एक कमाई का जरिया बन गया। वो एक कॉस्ट, मतलब एक डबल कॉस्ट पड़ गई ना, हर दफ़ा नहीं, और पिछला वाला वो यूजलेस हो गया वो। तो ये खतरनाक सिचुएशन हो गई कि हमने ओवर बर्डनाइज कर दिया पेरेंट्स को। तो मैं टीचर से ये कहता हूँ कि 4 किताबें बच्चा नहीं खरीद सकता, आप परचेज करें, स्कूल उन्हें इस मामले में जो है सपोर्ट करें, और वो नोट्स जनरेट करें, वो लेक्चर्स तैयार करें कि उन 4 किताबों से फेडरल बोर्ड भी यही चाह रहा है कि आप जी समराइज करके कॉन्सेप्ट दें उसे। बच्चे को जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अभी तक हमारे बच्चे में ये कॉन्सेप्ट है मैंने याद क्या करना है, वो टीचर बता देगा, वो मार्क कर देगा, बस वो याद कर लेंगे। जो कॉपीज़ बनाने का कॉन्सेप्ट है, अब वो चीज़ नहीं रही है। आप कितनी बुक्स की कॉपीज़ बनाएंगे, वो भी बर्डनाइज करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल वे में अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, तो वो बच्चा चलती फिरती किताब होगा, फिर कोई मसला ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमारे लोगों में एक कॉमन परसेप्शन है कि फेडरल बोर्ड की जो तालीम है वो एक क्वालिटी एजुकेशन है, जैसे आपने कहा कि उसको प्रेफर किया जाता था। ये परसेप्शन सही है या फिर ये एक मिथ है? देखिए, एजुकेशन की बात करेंगे ना, तो मैंने जो रिसर्च की है, तकरीबन सिलेबस तमाम बोर्ड्स का सेम है। फेडरल बोर्ड का पैटर्न चेंज है क्योंकि बाकी बोर्ड जो हैं एमसीक्यूज टाइप को, शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा वर्क करते हैं, जबकि फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन को भी इक्वल एक प्रेफरेंस दी जाती है। क्योंकि मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं उसके क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स 2006 में। तो वो उस हवाले से हम पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को, अभी तक हम कोई कोर्स में चेंज नहीं आई है। वो भुट्टो साहब जो 70s में लेके आए थे कोर्स, वो मेरे बड़े भाइयों ने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, और मुझे लग रहा है आगे मेरे बच्चे भी वही पढ़ेंगे। जबकि अमेरिका में देखें, उस वक्त जो पढ़ाया जा रहा था, अब अमेरिका कहाँ जा चुका है, वो तो बिल्कुल चेंज हो गया। वो अपडेट करते हैं उस हवाले से, तो वो अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है। सिलेबस हमारा वो नहीं है, वो समझ लीजिए वो अंग्रेज़ का वो सिलेबस है जो समझ लीजिए जो क्लर्क जनरेट कर रहा है। अब देखें ना, रिसर्च कहाँ हो रही है। एक जो बच्चे का स्पैन है लाइफ का, उसने स्टार्ट हुआ, माउंट से स्टार्ट किया, इंटर तक गया और किसी प्रोफेशन में ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद उसकी शादी कर दी गई। रिसर्च कहाँ गई? हम कैसे आगे लेके जाएंगे? वी आर जस्ट यूजर्स, नॉट क्रिएटर्स। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं ही नहीं। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ही आज तक ले रहे हैं, वो तो चले गए दुनिया से, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, लेकिन रिसर्च पर्सन्स कहाँ हैं? हमें पता ही नहीं हमारे साइंटिस्ट कौन है। एक डॉक्टर समर मुबारक रह गए हैं या डॉक्टर अताउर रहमान थे। तो हम जब तक रिसर्चर जनरेट नहीं करेंगे जो अपने इन्वायरमेंट को रिसर्च करें कि हमारे लोगों का क्या प्रॉब्लम है, हमारी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ये है, उन्हें तो ABC लिखनी नहीं आती। अभी तक हम अंग्रेज़ी के पेपर वाले दिन बच्चे इस तरह परेशान होते हैं जैसे पता नहीं अभी तक अंग्रेज़ गया ही नहीं है। हालांकि अंग्रेज़ जा चुका है, लेकिन अंग्रेज़ी अभी भी डरा रही है हमें। तो ये चीज़ें हम टीचर्स ही ठीक कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ा मेरा जो अपनी पूरे एजुकेशन की उसमें रिसर्च है, एक मदर और एक टीचर, ये 2 चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि देखें, फादर तो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर करनी है,
वो बच्चे के साथ नहीं टाइम दे सकते। बच्चा सो रहा होता है, वो चले जाते हैं जॉब पर, वापस आते हैं, वो सब भी सो रहा होता है। ये माँ है। अगर माँ को हमने एजुकेट कर दिया, क्योंकि ख़वातीन की एजुकेशन की तरफ हम जाते ही नहीं है, तो अगर माँ को एजुकेट कर दिया तो समझ लें पूरी नस्ल को हम एजुकेट कर रहे हैं। तो उसमें टीचर और मदर ये दो फैक्टर्स स्ट्रांग हो जाएं तो बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, फेडरल बोर्ड की तरफ से जो टीचर्स को और जो स्टूडेंट को प्रोवाइडेड रिसोर्सेज हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो काफ़ी हैं? उस हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा सा गैप है यहाँ पर, जो है ना, जैसे फेडरल बोर्ड ने चेंज किया एक सेटअप। मैं खुद जानता हूँ कि 2006 में जब उन्होंने पूरे पाकिस्तान से बुलाया, मैं भी गया था। फिर उसके आप भी गए थे? जी, मैंने मॉडल क्वेश्चन सारे सेट किए थे और उसके बाद मैंने पेपर सेटर भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे, फिर मैंने पेपर भी बनाया। वो वर्क तो करें लेकिन गैप काफ़ी ज़्यादा है। वो मतलब जो स्कूल्स को या कॉलेजेस को जस्ट वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ लोग आते हैं रिसर्च करते हैं तो वो ब्रीफ नहीं कर पाते। तो इसमें अगर वो जैसे अभी SLOBS चेंज कर रहे हैं, हर स्कूल से हेड्स को एटलीस्ट बुला लें और उनके सामने मीटिंग करके, चेयरमैन फेडरल बोर्ड भी बैठे हों, उन्हें बताएं कि वो चाहते क्या हैं, ताकि वो हेड जाके अपने स्कूलों में वही चीज़ परफॉर्म करें और उसी बेस पे अपने टीचर्स को गाइड करें। और हमें कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हर स्कूल में दो टीचर्स भी ऐसे हो जिन्होंने फेडरल बोर्ड बुलाए अपने पास और तैयार करें और वो आगे लोगों को तैयार करें। सबको तो ज़ाहिर बात नहीं बुलाया जा सकता, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा वो, लेकिन इस तरह करें तो बहुत आसानी हो जाएगी। इस पर टाइम लगेगा, फ़ौरन ये चेंज नहीं आएगी। हम कहें जी SLOBS कर दिया हमने, मतलब इस तरह तो नहीं हम चेंज ला सकते ना अचानक। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली हमें चेंज करना होगा इसे। हमने अभी SLOBS की काफ़ी बातें की, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को बताने के लिए कि इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें कि SLOBS होता क्या है। SLOBS वैसे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि मैं O लेवल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कि स्टूडेंट ने उस लेक्चर में सीखा क्या। मैं अपने कैरियर के शुरू में ही बच्चों को से कहता था कि हमने कितनी तरक्की की है। उस दौर में अमेरिका की रिसर्च पढ़ी मैंने कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर हो रहा है तो अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटी में सुना जा सकता है। तो फिर मैं बच्चों से कहता था कि हमारे यहाँ हम बहुत आगे जा चुके हैं, हमारा जिस क्लास में लेक्चर हो रहा होता है वहाँ नहीं सुना जा रहा होता, बच्चे सो रहे हैं, मतलब अटेंटिव ही नहीं। तो इस चीज़ में मैं बच्चों को नहीं कसूरवार ठहराऊँगा, टीचर ऐसा ज़बरदस्त होना चाहिए कि पूरी क्लास को ग्रिप करे। यानी जब क्लास में टीचर मौजूद है तो बच्चे का ध्यान किसी तरफ जाए ही नहीं, अटेंशन बिल्कुल। उसके लिए टीचर को रिसर्च करके आनी पड़ेगी, अपना लेक्चर तैयार करके आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसको SLOBS को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या था? मैंने बताया ना कि 2006 में वो कॉमोडोर थे, मुझे नाम उनका याद नहीं है, फेडरल बोर्ड के, उन्होंने बुलाया, काफ़ी दिन हम रिसर्च करते रहे। उन्होंने ये कहा था जी हमारा जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ जाके हम फील करते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा उधर जाए तो हम उसे वैसे ट्रेन करें। तो ये असल में विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है ना, आप नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, माउंट से स्टार्ट करते हो, तरतीब से लेके जाते तो ठीक था। आपने अचानक सबको इन्वॉल्व कर लिया कि फ्रॉम 1 to 12th क्लास तक आपने सारा सिलेबस एक ही दफ़ा दे दिया, जो टीचर भी समझ नहीं पाए। ये फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, गो कि हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि बच्चों को उस तरफ गाइड करें, लेकिन इसमें टाइम चाहिए। आप सिलेबस चेंज कर देंगे, जो बच्चा 9 चैप्टर्स पढ़ रहा था केमिस्ट्री के, वो 19 चैप्टर्स कर देंगे, तो बच्चा तो वैसे ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक होता है ना, एक साइकिल की होती है जी, पहले 9 थे अब तो 19 हो गए, मैं क्या करूँगा। हर्डल बन गई। इज इट फेयर टू से? वाकई बिल्कुल सही कहा आपने कि अचानक आपने उस बच्चे को जो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा बर्डनाइज कर दिया, तो वो कैसे मैनेज करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी लो देखा जाता है, तो उसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं, मेजर फैक्टर्स कौन से हैं? असल में लिटरेसी रेट अभी भी जो बताया जा रहा है वो भी गलत है, जितना आप समझ रहे हैं उतना भी नहीं है। अच्छा, अब देखें 80% आवाम हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। ओके। बहुत से लोग हैं जो गाँवों से उठ के आए, शहरों में बसे। अब अभी भी गाँवों में जाएं तो वो तो लगे बंदे वो पुराने अंदाज में चल रहे हैं। एक स्कूल होगा, उनका एक ही मास्टर है, वो मतलब सबको मैनेज कर रहा है, तो वहाँ तो क्योंकि टीचर जाने के लिए तैयार ही नहीं है गाँवों में। अब चाइना ने क्यों तरक्की की है कि उन्होंने गाँवों तक पहुँचा दी। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ ना आए, हमने इंडस्ट्री लगानी है तो हम गाँव में लगा देंगे, आपकी शुगर मिल वहीं लगा देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई, उनको जाना भी नहीं पड़ा। और जो फैसिलिटीज़ उनकी गाँव में है हमारे शहरों में भी नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल।
तो उसकी वजह से हमें शहरों की तरफ आते हैं, तो वो कुछ परसेंटेज है जो मैनेज कर रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट अभी भी गलत जो हो रहा है, एक्चुअल ये भी नहीं है। इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से स्टेप्स हम जो है वो लें तो ये जो इंक्रीज हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ जो दुनिया ने, देखें हमारा जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग है इस मामले में। हम पता नहीं क्यों एलन मस्क और बिल गेट की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने तो हमसे सीखा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है कि कोई कुत्ता या बकरी भी मरेगी दरिया फरात किनारे तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारे हुक्मरान किधर हैं? वो कहलवाना तो चाह रहे हैं कि अमीर मोमिनीन कहा जाए हमें, लेकिन ऐसा है नहीं। वो काम क्या कर रहे हैं ऐसे? सबसे बड़ा जो है ये सर्विस ओरिएंटेड, मैंने कहा ना मेडिकल और एजुकेशन। अगर इस कंट्री में ये सर्विस ओरिएंटेड हो जाए, टीचर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करे और बाकायदा सपोर्ट करे, इस तरह नहीं कि उस बेचारे के लिए प्रॉब्लम हो। ज़ाहिर बात है टीचर के प्रॉब्लम्स अपने होंगे तो वो कैसे प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर सकेगा। उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। किस टाइप की सपोर्ट करे, इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें। सबसे बड़ा मसला जो हमारा एक टीचर है, एक तो माशरे में उसके पास सिर्फ रिस्पेक्ट ही रह गई है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब तक उसके सॉल्व नहीं होंगे उसे फिक्र होगी कि मैं बच्चे को किस हॉस्पिटल में लेके जाऊं, किस स्कूल में। यानी अपने बच्चे उससे बात करनी पड़ती है, मेरे बच्चे किस स्कूल में हो, उसकी फ़ीस के लिए बात करनी पड़ती है। तो टीचर्स का एक पूरा सेटअप हो जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के चलें। ठीक है, हम उस तरह नहीं कर सकते कि हम सारा बर्डनाइज गवर्नमेंट को कर दें, प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेक्टर हो, लेकिन उसमें टीचर को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। एक तो एक्सीडेंटल टीचर्स को कोशिश किया जाए कि ना उसमें इन्वॉल्व होने दिया जाए, क्योंकि हम अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं, फिर अपनी आने वाली नस्ल को हम तबाह कर रहे हैं। तो टीचर वो हों जो पैशन रखते हों। ठीक है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और ये प्राइवेट सेक्टर दोनों वर्क करें। जब वो रिलैक्स होगा ना कि मुझे मसला नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, मेरे बच्चे उनकी मेडिकल का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे घर में कोई टेंशन नहीं होगी, तो फिर वो बेहतर तरीके से वर्क कर सकेगा। तो इसलिए उसको उसके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। कोविड के अंदर जो है ना हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं कि ये इज़ इट फेयर? जी, हमारे मुल्क में बात करें आप तो ऑनलाइन तो दूर की बात है, हम ऑफलाइन भी अभी मैनेज नहीं कर पाए जब टीचर मौजूद है। जब मैंने पूरी रिसर्च की इस पे कि ऑनलाइन अंग्रेज़ चाह ही रहा है कि हम किस तरह से ऑनलाइन में ट्रांसफ़र हो जाएं, क्योंकि हमारे पास से इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। हम ऑफलाइन को नहीं समझ सकें तो ऑनलाइन तो मसला है। हमारा बच्चा जो है वो ऑन हो जाता है, बैठ जाता है, अटेंडेंस भी शो कर देता है, उसके बाद साइड पे है वो कैमरा वो ऑफ कर देगा अपना। ये मेरी पर्सनली जो सारा मैंने चीज़ों को देखा है और बच्चों ने बताया जी हमने तो इस तरह से कर दिया है, तो वो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। मकसद फिर एजुकेशन ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही, वो तो डॉज की जा रही है, मतलब बच्चा भी डॉज कर रहा है, पेरेंट्स समझ रहे हैं जी वो बैठा हुआ लैपटॉप पे, तो वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। हम अभी ऑनलाइन के काबिल नहीं हुए, हमें असल में कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करना ही नहीं आया, हम इसके पॉजिटिव यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ इसकी जितनी नेगेटिविटी है वो पबजी और फ्री फायर सिर्फ वो ट्रांसफ़र हो रही है। ऑनलाइन का बस ये एडवांटेज हुआ है हमें। अच्छा, पाकिस्तान में कितने % स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट रन कर रही है और इनका प्राइवेट स्कूल्स के साथ क्या रिलेशन है? देखिए, जो गवर्नमेंट के हवाले से ना, गवर्नमेंट का मसला ये है कि अभी उन्होंने पहले स्कूल चल रहे थे, फिर उन्होंने डबल शिफ्ट्स भी कर दी कि सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के हवाले से, क्योंकि मैं खुद सेकंड शिफ्ट में पढ़ा हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज़ हुई, हमने फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं की कि किस तरीके से हमें कितने स्कूल्स की ज़रूरत होगी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं पता होता कि क्या सिचुएशन है, कितने स्कूल हमें फ्यूचर में चाहिए, मतलब हम फ्यूचर की प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं। जो हैं आपको पता है घोस्ट स्कूल जिन्हें मैं कहता हूँ कि वो पेपर्स पे स्कूल हैं, पेपर्स में वो टीचर्स भी मौजूद हैं, वो सैलरी भी ड्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं। हमारे यहाँ अगर वही कवर करना शुरू हो जाए तो वो बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो उसमें भी एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा मैं देखता हूं कि जिसके पास थोड़े से पैसे जमा हुए हैं, चलें जी गली मोहल्लों में प्राइवेट सेक्टर स्कूल खुले में, तो वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। वहाँ टीचर्स भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये जो ख़वातीन को रख लेते हैं वो, तो वो अच्छा। फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं? जो बच्ची अभी खुद इसमें इन्वॉल्व हो रही है, अभी उसने मैट्रिक किया है या इंटर किया है, उसके घर के प्रॉब्लम्स हैं, वो 5000 कहेंगे ठीक है जी लिखवाएंगे, वो 20 या 25 हम बजट में जो कहते हैं जी हाँ जी कम से कम इतने पैसे देने चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे हैं उसे। तो अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है
उस सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टर्स आ गए हैं, यहाँ पर एजुकेशनिस्ट आने चाहिए, लेकिन एजुकेशनिस्ट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल पे कर सके। हालांकि मैं 2-3 इन्वेस्टर्स के साथ रहा, लेकिन एजुकेशनिस्ट के साथ भी मुकाबला हुआ। और जैसे मैं 20 साल का कैरियर मेरा अरशद मुगल साहब के साथ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा एजुकेशन के हवाले से डिसीजन अच्छे लिए। फिर आजकल मैं आशिक अंजुम साहब के साथ हूँ, वो भी मतलब एजुकेशन के हवाले से डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम सब ऐसे लोगों को नहीं लेके आएंगे, ये दोनों इस वजह से मैं कहूँगा एजुकेशन में है क्योंकि ये खुद टीचर भी रहे हैं, मतलब खुद ही टीचिंग भी करते हैं, तो इस वजह से ये समझते हैं उन चीज़ों को। पाकिस्तान की एजुकेशन पर जीडीपी का कितना खर्चा आता है, क्या कॉस्ट है इसकी? ये तो असल में मजाक वाली बात है कि एजुकेशन पे कितना खर्चा आता है। इवन बजट जो रखते हैं वो परसेंटेज में भी बताना मतलब बड़े मजाक करने वाली बात होगी। अच्छा, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इवन वो भी हो जाए ना तो बड़ी बात है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा बजट वो एजुकेशन के हवाले से वर्क करते हैं। उन्हें पता है अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे तो आगे मुल्क चलेगा। लेकिन हमारी कंट्री में उसको तो टोटली ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है, और इवन जो थोड़ा बहुत रखते भी हैं वो भी अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, करप्शन की वजह से वो ऐसी जगहों पर चला जाता है जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिन्हें स्कॉलरशिप मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता। अच्छा, मैं आपके बारे में पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ एक्सपीरियंस अपना बताएं और अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएं ऑडियंस को। जी, मैं बेसिकली तो 3 पर्सन्स बहुत अहम है। वैसे तो माँ बाप, आपको पता ही है, माँ बाप की दुआएं वो तो ऐसी हैं, हर एक के लिए ही होती हैं, वो तो आम लोग नहीं हैं, वो तो हस्तियाँ कहता हूँ मैं ना, वो बिग पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में 3 बंदे बहुत अहम हैं। एक मेरी मिसेज़, एक मेरे भाई मोहम्मद सोहेल और एक सर जुनेद। क्योंकि मैं एक वर्कर का बेटा था तो उसमें मैं ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो सर जुनेद, मुझे याद है कि 96 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी। अच्छा, लेकिन मैंने मास्टर्स करना था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मास्टर्स के लिए एडमिशन भिजवा सकता। लेकिन मैंने कहा था घर वालों से कि जब तक मैं मास्टर्स नहीं करूँगा मैं कोई भी जॉब भी सर्च नहीं करूँगा। फिर मैंने 3 साल तक अपने आप से अहद किया और 3 साल में नीचे सोया। मैंने कहा जब तक मेरा मास्टर्स में एडमिशन नहीं होगा तो मैं बेड पे नहीं सोऊंगा। अच्छा, मैंने फिर दिन रात ट्यूशन्स की, सुबह शाम पढ़ाया। उसके बाद सर जुनेद, उनके पास, उनके थ्रू जो एडमिशन हुआ मेरा, और इसीलिए मैं बहुत उन्हें अहमियत देता हूँ। और इतनी अहमियत देता हूँ कि 25 साल होने वाले हैं इस दफ़ा भी। जनवरी में 16 जनवरी को उनकी बर्थडे आती है। इन 25 सालों में कभी भी एक साल ऐसा नहीं हुआ कि मैं शाम को उनके घर बुक्के लेके ना पहुँचाऊँ। इवन एक दफ़ा उनकी वाइफ भी भूल गई थी, तो जब मैं बुक्के दे के आया तो उन्हें पता लगा कि मेरे हस्बैंड की आज बर्थडे है। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ी वो अहमियत है उनकी। तो ये मैंने बताया ना कि मेरी मिसेस, यानी इवन एजुकेशन शादी के बाद करना, LLB मैंने शादी के बाद किया, तो वो उसमें मेरा मिसेस का बहुत कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने अपना टाइम मुझे दिया और ज़बरदस्ती कि आप पढ़ें। तो अलग शुक्र है कि वो भी मेरे साथ वर्क करने वाली हैं। और सोहेल भाई, वो उन्होंने समझ लिया कि मैं आज तक अगर कुछ हूँ तो मेरी सारी डिग्रियाँ उन्हीं की वजह से हैं। मतलब उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और माशरे में रहना सिखाया। तो ये 3 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनको मैं रिटर्न नहीं कर सकता। मैं करोड़ों रुपए भी इन्हें दे दूँ तो आज जो कुछ मैं हूँ तो इनकी वजह से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। तो उस हवाले से आज फिर मैं 99 में मेरा एडमिशन हुआ फर्स्ट टाइम। फिर मैं बेड पे सोया, 3 साल तक मैं बेड पे नहीं सोया, पैसे जमा किए। अल्लाह का शुक्र है कि फिर 99 में एडमिशन हुआ। उसके बाद तो अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अभी पहला मास्टर्स मैंने 2001 में कर लिया था। अभी मेरा इरादा है फ़िज़िक्स में PhD करने का। तो अभी क्योंकि सब ये परेशान इसी वजह से होते हैं, मुझे टीचर्स भी कहते थे आप कॉमर्स भी पढ़ी हुई है, आपने DAE केमिकल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी वर्क किया हुआ है, आप साइंसेस के हवाले से भी वर्क करते हैं। क्योंकि अब मेरा बहुत से लोगों को पता नहीं, मैंने डिग्री शो ही नहीं की है। तो अब मैं इंशाल्लाह इरादा है कि मैं BS जो है MPhil और PhD उस तरफ जाऊंगा, फ़िज़िक्स की तरफ इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमें बाकी कंट्रीज़ से क्या सबक सीखने को मिलता है और हमें क्या चीज़, वो ऐसी कौन से स्टेप्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट करें अपने एजुकेशन सिस्टम पर तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा प्रायोरिटीज़। हमारी प्रायोरिटी में एजुकेशन है ही नहीं। वो तो पता नहीं किस में 50वें नंबर पर रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है,
मतलब हम इक़्तिदार की जंग में हैं, कोई सोच ही नहीं रहा लोगों का, आपस में मैं आ जाऊंगा तो सेट हो जाएगा। मेरा पर्सनल व्यू है कि तमाम पार्टीज़, मैं किसी एक पार्टी का नहीं कहता, तमाम पार्टीज इकट्ठी होकर मुल्क के बारे में सोचें। अच्छा, कोई ऐसा ना हो कि हम पार्टी बेस्ड वर्क करें, हम सबके लिए वर्क करें। अमेरिका में देखिए 2 पार्टीज़ हैं, लेकिन जब एक सिलेक्ट हो जाता है तो वो मिल के चलते हैं। फिर बुश का देख लें, एक दफ़ा मसला हुआ था काउंटिंग का, तो उन्होंने कहा जी मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इस मुल्क की खातिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमें जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, जब तक हम इस चीज़ में रहेंगे ना, तो मसला हो जाएगा। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और मिलजुल के अगर मुल्क के लिए चाहते हैं कुछ, तो फ्यूचर हमें एजुकेशन को, अगर हम बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिटलर ने भी अपनी जब जंग हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अपने टीचर्स को बचाओ, क्योंकि अगले आने वाली नस्ल जो है इन टीचर्स ने मैनेज करनी। तो हम तो उनके बारे में सोच ही नहीं रहे, हम तो आपस की जंग में चलते जा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा इस मुल्क के लिए है, तो सारी जंगें छोड़ के ख़त्म करके। यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें ना, आपस में सदियों से लड़ते रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने यूरोपियन ब्लॉक बनाया और आज यूरोप कहाँ पर है? इसी वजह से मिलजुल के, एक दूसरे के सख्त दुश्मन है वो, एक दूसरे से बात करना ही नहीं। पूरे फ्रांस में आपको इंग्लिश का मतलब कहीं मिलेगा नहीं टाइपराइटर या कंप्यूटर जो इंग्लिश प्रिंट कर सकता हो, क्योंकि सर जुनेद ने मेरे वहीं से PhD की है, तो वो कहते हैं मुझे बस उन्होंने दे दिया था, जाके पाकिस्तान में प्रिंट करा लीजिएगा। यानी इस हद तक वो हैं, लेकिन फिर भी जब मामलात आते हैं मुल्क के लिए तो वो सब इकट्ठे हैं, वो यूरोपियन कहलाते हैं, यूरोपियन ब्लॉक, यूरो निकाला उन्होंने। अब तो हम तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमने कश्मीर को, इन चीज़ों को जस्ट एक गेम प्लान बनाया हुआ है। दोनों गवर्नमेंट्स फ़ायदे उठा रही हैं और आवाम का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा, जैसे हमने अभी यूनिटी की बात की, तो एक सिंगल करिकुलम सिलेबस के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे इमरान खान साहब ने भी इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सिंगल करिकुलम का असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज़ है ना, एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। अब हर एक को एक जैसा हम कर देंगे, मैं बलूचिस्तान के बच्चे को उठा के वो सिंगल करिकुलम पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। हमें हर प्रोविंस को उसके मुताबिक देखना पड़ेगा कि इस वक्त वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि पंजाब का बच्चा मुकाबला करे KP के या बलूचिस्तान का तो मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान वाला बच्चा नहीं, उसे ना टीचर अवेलेबल है। तो हमें हर प्रोविंस को अलग अलग देखना पड़ेगा कि जिस स्टेज पे वो है उससे आगे लाया जाए। तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। सिंगल करिकुलम इस मुल्क में नहीं चल सकेगा, हमें हर एक को उसके मुताबिक करिकुलम डिसाइड करना पड़ेगा और टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे। हाँ जी, पहले 5 साल में इस लेवल पे आ जाएगा, अगले 5 साल में इस लेवल पे आ जाएगा, और आस्ता जब हम एक लेवल पे आ जाएंगे और हमारा वो बच्चा तैयार हो जाएगा, हाँ जी हम भी वैसे ही मैनेज कर सकते हैं, फिर हम सिंगल करिकुलम ला सकते हैं। अचानक ये करना फिर शो ऑफ ही होगा, मतलब रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं होगा ये। अच्छा, आपके हिसाब में पाकिस्तान के लिए एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा 5th क्लास तक एजुकेशन मदर टंग के हवाले से, क्योंकि मदर को इन्वॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें टीचर्स और मदर की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले 5 साल में बच्चे को जब देखे ना, हमारे स्कूल के क्या तरीक़ेकार होता है जी, टेस्ट होगा, अभी स्कूल में वो आया ही नहीं है। टेस्ट किस चीज़ का? आपने तो उसे पढ़ाया ही नहीं है। टेस्ट किस चीज़ का ले रहे हैं आप? बच्चा माँ के पेट से जो है वो पढ़ के तो नहीं आएगा ना। तो कंसिडर वो ये करें जो माँ पढ़ा देगी, तो हर घर में पढ़ी लिखी माँ तो नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी अपनी वालदा जो है वो अनपढ़ हैं, अलग उनकी लंबी ज़िंदगी करें, तो लेकिन उन्होंने एजुकेट किया हमें, तो वो किस पे डिपेंडेंट हो गई? टीचर पे। अब टीचर जो उन्हें बताएगा उन्हें वैसे ही करना पड़ेगा। वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, वो चेक रख सकती हैं मुझ पे, लेकिन मुझे पढ़ा नहीं सकेंगी। तो ऐसे बेशुमार पेरेंट्स हैं जहाँ पर वालदा नहीं पढ़ा सकती। तो अगर आप कह रहे हैं जी स्कूल में आने से पहले टेस्ट होगा, तो टेस्ट किस बेस का ले रहे हैं? एटलीस्ट पढ़ाएं तो सही। एजुकेशन तो हर एक के लिए ओपन होनी चाहिए, ये हम क्यों बाउंड्रीज लगा रहे हैं जी? टेस्ट होगा तो आप आगे जाएंगे, वरना नहीं। तो या तो उन मदर को एजुकेट कर दें। हमारे यहाँ तो अभी आप जानते हैं कि कितनी ख़वातीन को तो 5th तक पढ़ा के बस कोशिश की जाती है कि बस वहीं रोक दें, इस्लामी तालीम ले लें भाई। तो वो ख़तरनाक सिचुएशन। 2-3 स्टेजेस हैं एजुकेशन की। एक है माउंट है, नर्सरी प्रेप, ये सारा वर्क कर रहे हैं, जिसमें अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को देखेंगे, जापान में दूसरी जगह, वो बच्चे को कोई बर्डनाइज करते ही नहीं है। वो कलर्स कराएंगे उससे, और मुख्तलिफ पोएम्स हैं, डिस्कशंस हैं, वैसे ही कर रहे हैं उसे। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि बच्चा एजुकेशन की तरफ आए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, एक छोटे से बच्चे को
प्राइवेट स्कूल वाले या सरकारी भी अब वही काम करना शुरू हो गए हैं। वो समझते हैं डायरी भिजवा दी, बच्चा हर वक्त काम करता रहे, कॉपीज बनवाएंगे, वो बेचारा डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो हम एजुकेशन तो दूर कर रहे हैं उसे। जब देखें अंग्रेज वो सारे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में वो प्यार सिखा रहे हैं। वो स्कूल में ऐसा सिस्टम है, हॉर्स राइडिंग भी है, सब कुछ है, अब टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सब कुछ है। यानी आपका दिल नहीं कर रहा है फिर क्लास लेने का, जाके आप खेल लें। वो खेल खेल में पढ़ा रहे हैं। और हमने पढ़ाई को इतना टफ कर दिया है कि बच्चा स्कूल जाने से बहाने बनाने की कोशिश करता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं बीमार हूँ, ये है वो है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? हमें ऐसा सिस्टम स्कूल का करना चाहिए कि बच्चा कहे नहीं मैंने स्कूल लाजमी जाना है, कि वहाँ टीचर जो कुछ इंजॉय मैं स्कूल में करूँगा वो घर में नहीं कर सकूँगा। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उन टीचर्स को एजुकेट करें कि वो मार धाड़ से नहीं, फिजिकल पनिशमेंट नहीं। मैंने 25-30 साल कैरियर में सिंगल पर्सन नहीं है जिस पे कोई हाथ उठाया हो, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता। लेकिन मैंने प्यार से समझाना है, मार या गुस्सा सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मेरी सक्सेस का राज ये है कि मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। गुस्सा आता सबको है, मैं ये नहीं कहता इंसान की श्रेष्ठ में शामिल है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ। टीचर का, पेरेंट्स का काम है गुस्से को कंट्रोल करें। ये सोल्यूशन नहीं है, ये तो कैथारसिस निकालने वाली बात है ना। आपने गुस्सा कर दिया, चले जी रिजल्ट्स कैसा आया है, फेल हो गए हैं आप, वो तो रिजल्ट है, रीज़न तो देखें उसकी, वो फेल क्यों हुआ है। टाइम तो पेरेंट्स ने नहीं दिया, टीचर ने प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया, वरना ऐसा रिजल्ट आता ही ना। लेकिन हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं, हम बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं। वो बेचारा तो मासूम सा है, उसका जहन नन्ना मुन्ना है, अगर उसे आप दोस्त की तरह नहीं मिलेंगे तो वो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो फिर जहन में बसा लेगा कि ये एजुकेशन बहुत बुरी चीज़ है जो मुझे फादर से दूर कर रही है, उससे मार पिटवा रही है। सर उसी टाइप का इमेज जो है क्रिएट हो जाता है जी। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट अली इमरान साहब के साथ, जिन्होंने हमारे साथ अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस को शेयर किया, जिससे हमने पाकिस्तान की एजुकेशन साइट के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।